नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए फिर से एक बार हमारी क्लास जो है 35 क्लास में यह बुक पूरी कवर करने की, तो हमारा पार्ट जो है 6 है। यह क्लास रेगुलर 10 बजे आपकी अपलोड हो जाती है। कितने बजे, टाइम नोट कर लेना, रेगुलर 10 बजे अपलोड हो जाती है। तो इस क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है। रेगुलर 10 बजे इसको देखना। इसमें हम क्या करेंगे, जो 7 फेर वाली सीरीज है कुमार गुरु सर की बुक, उसको पूरे 35 दिन में, सिर्फ 35 दिन में कवर करने वाले। हर एक दिन में एक एपिसोड करने वाला है। टोटल मिलाकर 35 एपिसोड है इसमें, तो 35 दिन में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हर दिन में एक एपिसोड होता है, 35 दिन में यह कवर हो जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए और यह बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास यह बुक है तो भी इस क्लास को देखना है, और यह बुक नहीं है तो भी देखना, क्योंकि यह क्या है, एकदम अगर इसको देख कर आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा 6वां दिन है, और एपिसोड नंबर भी हमारा 6 है। एपिसोड नंबर भी कौन सा 6 है, ठीक है। तो एपिसोड 6 हो जाएगा, तो इसको जूम कर लिया हमने। तो एपिसोड 6 है। इसमें क्या, संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, संविधान की प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होने वाले, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। शक्ति की बात होगी जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति और संविधान शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होने वाले। तो ये हमारी क्या थी, महत्वपूर्ण समितियां थी संविधान की। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, संविधान शक्ति समिति के भी जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति और प्रक्रिया नियमन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हमारी क्या, प्रांतीय संविधान सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होने वाले हैं। इसके साथ हम प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं, ठीक है। प्रमुख अनुच्छेद हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या है आपका, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता लागू करने वाले 2 ही राज्य। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहला गोवा होने वाला। दूसरे नंबर पर कौन, उत्तराखंड ने हाल ही में लागू किया समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 में क्या है, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 में आपका होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्ति का पृथक्करण। जो न्यायपालिका की शक्ति अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका की शक्ति अलग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों आपस में भिड़ जाए। तो ये किसमें, अनुच्छेद 50 में दोनों की शक्तियों का पृथक्करण हमारे 50 में दिया है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में। भारत की विदेश नीति का संबंध अनुच्छेद 51 से ही है। भारत की जो विदेश नीति का संबंध किससे, अनुच्छेद 51 से ही होने वाला। और देखते हैं भाई लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ये जो समितियां है बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इस समिति में कुल कितने 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल मिलाकर 22 सदस्य, इसमें 15 जो है लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता अगर ना हो तो जो भी चयनित करता है विपक्ष का नेता, तो वो होता है। इस समिति को नियंत्रण महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं। तो इस समिति को जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या भाई, अध्यादेश। अध्यादेश की बात आ गई। अध्यादेश मतलब, अध्यादेश कितने महीनों के लिए आता है, 6 महीनों के लिए आता है। उसके बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है या फिर से वो करना पड़ता है, संसद द्वारा पारित करवाना पड़ता है। अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, कितना 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, और इसमें कितनी, राष्ट्रपति के पास 123 में। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने। अध्यादेश एक अस्थायी अधिनियम है। अध्यादेश के साथ अधिनियम एक अस्थायी अधिनियम होने वाला है अध्यादेश। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किसमें, अनुच्छेद 72 में होने वाला है। और राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति किसमें, अनुच्छेद 161 में होने वाला है। अध्यादेश कितने महीनों के लिए होता है, मैंने बताया 6 महीनों के लिए। तो बिल्कुल 6 महीनों के लिए अध्यादेश लागू होता है।
राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति राज्यसभा, राष्ट्रपति किसमें, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो किसके क्षेत्र से होते हैं, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से जारी करता है। इसमें एक आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या, सहकारी, सहकारी वाला। तो सहकारी वाले में कौन जारी करता है, तो कौन अपना अपॉइंटमेंट करता है, राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल संख्या का 1/6 भाग मनोनीत करता है। कितना, 1/6 भाग मनोनीत करता है, जिनको साहित्य क्षेत्र, विज्ञान, कला और सहकारी, ठीक है, क्या, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा क्षेत्रों से विशेष अनुभव हो। तो राज्यपाल के पास जो सहकारी आंदोलन से संबंधित उनको जारी कर, जो लागू करने का, उनको सदस्य बनाने का विधान परिषद में इनको एडिशनल वो मिली है छूट, और लेकिन राष्ट्रपति जी के पास सहकारी वाला मुद्दा नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं महाभियोग। महाभियोग क्या, महाभियोग होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोलते हैं। महाभियोग किस पर है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। अब हम देख लेते हैं महाभियोग। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अनुच्छेद 61, अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 61 में है। इसके जरिए क्या, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप के पद में से हटाया जा सकता है। इसमें क्या, अगर राष्ट्रपति को क्या संविधान का उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जाता है। इसमें क्या होता है, महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों का 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव सदस्य में कुल सदस्य का 2/3 से अधिक जो बहुमत से पारित होता है। महाभियोग क्या करता है, महाभियोग प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले भी पेश किया या चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसमें भी जो पेश किया जा सकता है महाभियोग का। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार और अक्षमता है। जो महाभियोग क्यों चलाया जा सकता है, इसको स्पष्ट कहा गया है कि संविधान का अगर उल्लंघन किया गया, संविधान का दुर्व्यवहार या अक्षमता करी है, तो आप पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग किस पर चलाया जाता, केवल राष्ट्रपति, भारत में कि किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं चला। भारत में अब तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिस पर महाभियोग चला, सभी क्या है, एकदम करेक्ट बंदे। अब देखते हैं भाई राष्ट्रपति के बारे में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी होने वाले, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी होने वाले। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल होने वाली, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, यह प्रथम आदिवासी महिला, यह कौन सी, पहली आदिवासी महिला होने वाली। ठीक, अगला देखते हैं महान्यायवादी। भाई महान्यायवादी क्या, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत का क्या सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है आपका। इसमें इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख होता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी H.C. सीतलवाड़ थे। कौन, H.C. सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी होने वाले। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग तो लेता है लेकिन मतदान नहीं करता। महान्यायवादी जो है संयुक्त बैठक, जो मिक्सचर बैठक होती है, उसमें क्या भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका मेंबर नहीं होता। लोकसभा, भाई लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की अगर बात करता हूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81, भारतीय संविधान का कौन सा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा को लेके, ठीक है, सरला आप जानते हैं, स से संसद 79, र से राज्यसभा, क्या हो जाएगा 80 और 81 में लोकसभा, ठीक है, सरला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी, प्रथम महिला जो कौन थी, मीरा कुमारी थी। अगर भारत में सर्वाधिक कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, बलराम जाखड़। सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले लोकसभा के स्पीकर बलराम जाखड़ होने वाले। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष होने वाले। संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो जो संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में, संयुक्त बैठक का उल्लेख कहाँ है, संविधान का अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है, ठीक है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, और लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। इस बैठक को राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेता।
क्यों नहीं लेता इस जो जॉइंट सिटिंग में? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति मेंबर नहीं होता, लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा, केवल वह सभापति होता है। उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं अब, ठीक है। उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख है। कहाँ से? 124 से लेकर 147 तक इसका उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया पहले, ठीक है। बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करा तो फतेमा बीवी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन होने वाले? फतेमा बीवी। अब देखते हैं तो यहाँ उच्च है, क्या है? उच्चतम नहीं, यहाँ उच्च मतलब हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होने वाली? तो वो होने वाली लीला सेठ। मुख्य न्यायाधीश कौन होने वाले? लीला सेठ। उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट बोलते, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। ऊपर वाले जो दो क्वेश्चन थे वो सुप्रीम कोर्ट वाले थे। अब उच्च न्यायालय की प्रथम महिला और न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की प्रथम, हाईकोर्ट की प्रथम महिला अन्ना चांडी होने वाली। अगर देखिए वर्तमान में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का अभी मुख्य न्यायाधीश होने वाला है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना के कौन से नंबर के? 51वें नंबर के आपके होने वाले हैं। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू, मतलब आजाद भारत की पहली जो राज्यपाल है महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू होने वाली। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी होने वाली, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला देखते हैं सत्र अवसान की बात करते हैं। तो सत्र अवसान की भाई सत्र जो शुरू होता उसको कौन करता है? तो जो सत्र को शुरू करना सत्र आहूत कहलाता है, ठीक है। सत्र शुरू होता है उसे सत्र आहूत कहते हैं। सत्र का समाप्त सत्रावसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्र अगर समाप्त होता है सत्रावसान। इनकी शक्तियां केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास और राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है। राज्यसभा को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है और राष्ट्रपति को संसद का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। दोनों आपको ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या? न्यूनतम आयु। इनके लिए, किसके लिए कौन सी न्यूनतम आयु होती है वो देखने वाले। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सांसद बनना है आपको तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सांसद के लिए 30 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 साल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यपाल के लिए 35, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 35 और विधानसभा सदस्य के लिए 30 साल। यहाँ विधानसभा नहीं होगा भाई, यहाँ क्या होने वाले? विधान परिषद। यहाँ होने वाला विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको। नेक्स्ट देखना है प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस कौन कौन से होने वाले हैं? तो प्रमुख दिवस आपके पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। उसी के कारण पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका मतदाता दिवस। नेक्स्ट है संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है? विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस 21 जून को विश्व योग दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आ जाएगा आपका पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में बात करने वाले। तो पंचायती राज क्या? पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? शुरुआत जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी पंचायती राज की सिफारिश, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, किसकी पंचायत की स्थापना करी गई थी, ठीक है। अगर देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति एक त्रिस्तरीय पंचायती समिति की सिफारिश करी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। 3 स्तर कौन कौन से? ग्राम लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला लेवल पर। तो वर्तमान में जो बलवंत राय मेहता ने सिफारिश करी थी उसी में हम जो पंचायती सिस्टम चलता है इसी सिस्टम में चल रहा है अभी। अशोक मेहता समिति ने दो वाली द्विस्तरीय समिति की सिफारिश करी थी, एक तो ग्राम स्तर की, जिला। इन्होंने ब्लॉक स्तर की सिफारिश नहीं की थी अशोक मेहता ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध
चुनाव सुधार से। जो दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है? तो वो है चुनाव सुधार से। प्रमुख अनुच्छेद भाई, प्रमुख अनुच्छेद देखने वाले। प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद 268 वित्त आयोग से संबंधित, 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से। अनुच्छेद जो है 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से अनुच्छेद 368 होने वाला है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन से संबंधित होने वाला है। आपातकालीन जो उपबंध होने वाला, अनुच्छेद 352, 356 और 360 में क्या है? आपातकालीन उपबंध आपका होने वाला। इसी के साथ क्या है? इसी के साथ भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया वो कहाँ से ली? दक्षिण अफ्रीका से हमने ली है। अब क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राजनीतिक दल आपके कितने हैं? तो भारत में वर्तमान में 6 राजनीतिक दल है। कितने? वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। वो कौन कौन से? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये सभी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी 6। ठीक है। जो तृणमूल कांग्रेस थी वो हट गई ममता बनर्जी वाली। अब अनुसूची बात करते हैं। अनुसूची के महत्वपूर्ण फैक्ट आपके दिख रहे हैं। तो ये छठी अनुसूची में किससे? छठी अनुसूची में कुछ राज्य है भाई। कौन कौन से राज्य है? भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजातीय प्रशासन से संबंधित कौन सी होने वाली? छठी अनुसूची आपकी होने वाली। ठीक है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। यह अनुसूची कब जुड़ी? तो इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें क्या? पंचायत से संबंधित है। यह अनुसूची पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्व से संबंधित। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अब लास्ट है हमारी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं जो अनुसूची होने वाली वह नगर निकाय से संबंधित होने वाली। ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो जो 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची नगर पालिका की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक है। यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो ये हमारा कौन सा? पार्ट 6 भी हो गया, एपिसोड 6 हो चुका है। ठीक है। तो यह क्लास, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? और पिछली वीडियो आपने देखी या नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो वे जाकर जरूर देखें। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।